एमए फाइनल के विद्यार्थियों, आज हम ध्वनि ध्वनि की उत्पत्ति और ध्वनि के गमन के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। संगीत का रसास्वादन ध्वनि के बिना असंभव है। अतः हमारे लिए ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर ध्वनि है क्या। अब जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो हमने और आपने ये महसूस किया होगा कि चाहे रेल की सीटी हो, चाहे मोटर का हॉर्न हो, बच्चे का रोना हो और तबले की ताल हो या फिर गाने की मधुर सुरीली तान, ये सब ध्वनियाँ हैं। किंतु क्या इन सभी ध्वनियों का प्रयोग संगीत में होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। संगीत का संबंध केवल मधुर ध्वनि से ही है। जैसा कि आप अपने पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं, संगीतोपयोगी ध्वनि नाद कहलाती है। यानी कि संगीत का उपयोग, संगीत में केवल मधुर ध्वनि का ही उपयोग होता है और वही नाद कहलाती है, और जो शेष अन्य ध्वनियाँ हैं वो शोरगुल कहलाती है। केवल ध्वनि से तात्पर्य ध्वनि से संबंधित विस्तृत क्षेत्र तो है, किंतु जो कर्णकटु ध्वनियाँ हैं वे मधुर ध्वनि से हमेशा पृथक होगी। मधुर ध्वनि को मानव सुनना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है, लेकिन कर्णकटु ध्वनि से हमेशा दूर रहना चाहता है। हमारे मन में ये जिज्ञासा उठना स्वाभाविक है कि ध्वनि के मधुर और अमधुर स्वरूप के पीछे वैज्ञानिक क्या कारण छिपा हुआ है। तानपुरा, सितार या तबले पर जब हम आघात करते हैं तो एक कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन को हम आँखों से भी देख सकते हैं। जैसे तानपुरे का या सितार का तार को जब हम छेड़ते हैं तो तार वाइब्रेट होने लगता है। इस वाइब्रेशन से उत्पन्न ध्वनि को तो कानों से सुनते हैं, लेकिन वाइब्रेशन को हम आँखों से भी देख सकते हैं। और सुस्पष्टता के लिए, जैसे तबला है, तबले की पूड़ी के ऊपर अगर आपने थोड़ी सी सूखी हुई रेत या बालू डाला और फिर आघात किया तो जो इसके ऊपर रेत अथवा बालू पड़ी हुई है उसके कण जो हैं वो अपने आप कंपित हो उठेंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो नाच रहे हों। इससे यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि ध्वनि जो है वो आंदोलन का परिणाम है, अथवा दूसरे शब्दों में कहूँ तो ध्वनि कंपन का परिणाम है। अब प्रश्न ये उठता है कि ध्वनि आखिर उत्पन्न कैसे होती है। स्पष्ट है, जब हम किसी वाद्य पर आघात करते हैं अथवा वस्तु पर आघात करते हैं तो उससे एक आंदोलन अथवा कंपन उत्पन्न होता है। जैसे जैसे आंदोलन की चौड़ाई कम होती चली जाती है, ध्वनि धीमी होती चली जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु के कंपन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है और फिर उसका धीरे धीरे माध्यम से गमन होता है। प्रत्येक कंपन से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। यहाँ ये भी मैं आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ। जैसे आपने तानपुरे का तार लिया, उसको बिल्कुल ढीली अवस्था में अगर छोड़ दिया, फिर उस पर आपने आघात किया, तानपुरे के तार में कंपन अवश्य होगा, किंतु उसकी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। यानी कि एक निश्चित तनाव दिए बिना हम उस ध्वनि को नहीं सुन सकते। फिर तानपुरे के तार को यदि धीरे धीरे कसा जाएगा तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब उससे उत्पन्न नाद हमें सुनाई देगा, और आगे जैसे जैसे हम उसको कसते चले जाएंगे आवाज़ दूर तक सुनाई देगी। और भी अगर ज़्यादा कसा तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब तार टूट जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि कंपन की भी एक सीमा होती है। एक सीमा से कम कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। एक सीमा जो है वो फिक्स निर्धारित है कि उससे अधिक आंदोलन प्राप्त करने की अगर हमने चेष्टा करी तो वो वस्तु नष्ट हो जाएगी। तार को आघात करने से वह अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर की ओर जाता है, फिर पुनः अपने मूल स्थान पर आता है, और उसके बाद पुनः उतना ही वो विपरीत दिशा में नीचे की ओर जाएगा, और फिर उसके पश्चात वो पुनः अपने स्थान पर आता है। इस प्रकार ये जो चक्र है ये पूरा उसका एक आंदोलन कहलाता है। यानी कि तार का ऊपर नीचे जाना एक और स्वर की ऊंचाई नीचाई निर्धारित करता है, दूसरी ओर ध्वनि की मधुरता और अमधुरता भी निर्धारित करती है।
तार की गति प्रति सेकंड जितनी ज़्यादा होगी, स्वर उतना ही ऊंचा होगा। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि आपने जैसे अपने पूर्व क्लासों में पढ़ा है, पंडित अहोबल और भातखंडे की वीणा के तार के विभिन्न भागों पर स्वरों को आंदोलन संख्या के साथ में जो स्थान निर्धारित किए गए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि सा की आंदोलन संख्या 240 है, रे की आंदोलन संख्या 320 है, ग की आंदोलन संख्या फिर 300, यानी कि जैसे जैसे 240 है फिर आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती है, यानी कि क्रमशः जैसे सा से ऊंचा रे है, रे से ऊंचा सा है, इसी तरह से उसके आंदोलन संख्या जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है, वो उसकी जो तारता है वो बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार आंदोलन की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होती है, स्वर उतना ही नीचा होता है, और आंदोलन की चौड़ाई जितनी कम होती है, स्वर उतना ही ऊंचा होता है। यह निर्विवाद सत्य है कि तार की लंबाई और स्वर की ऊंचाई में हमेशा उल्टा संबंध होता है। तार की लंबाई बढ़ने से स्वर नीचा होता है, और तार की लंबाई जब घटा दी जाती है तो स्वर ऊंचा होता है। और एक आंदोलन पूरा करने में अपेक्षाकृत अधिक समय भी लगता है, इसीलिए उसकी आंदोलन संख्या प्रति सेकंड कम होगी और नीचा स्वर होगा। इसके विपरीत छोटे तार की आंदोलन संख्या की चौड़ाई कम होगी और उसे एक आंदोलन को कम करने में अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। इससे उसकी आंदोलन संख्या प्रति सेकंड ज़्यादा भी होगी। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि जब तार आंदोलित होता है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे जैसे तार पर आघात करने की जो शक्ति है वो कम होती चली जाती है, वैसे वैसे आंदोलन की चौड़ाई भी कम होती चली जाती है, किंतु उसकी गति से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जितना समय प्रथम आंदोलन में लगता है उतना ही अंतिम आंदोलन में भी लगेगा, केवल आंदोलन की चौड़ाई में अंतर आ जाता है। मधुर ध्वनि, मधुर ध्वनि क्या होती है? नाद होती है। नाद यानी संगीतोपयोगी ध्वनि। मधुर ध्वनि में आंदोलन हमेशा नियमित होते हैं और लगातार होते हैं। इसके विपरीत अमधुर ध्वनि के आंदोलन अनियमित होते हैं और क्षणिक होते हैं। इससे हमें उसमें कटुता प्रतीत होती है। कभी कभी मधुर ध्वनि की तीव्रता बढ़ा देने से भी वह अप्रिय लगने लगती है। कुछ ध्वनि नाद होते हुए भी संगीत में उपयोग नहीं लाई जाती है, जैसे अनाहत नाद है, इसको सिर्फ महसूस किया जाता है, इसीलिए अनाहत नाद नाद होते हुए भी संगीत की सीमा से बाहर है, इसे सिर्फ योगी जन ही सुन सकते हैं। दूसरी ओर आहत नाद को शास्त्रकारों ने संगीत का आधार माना है, क्योंकि वह कानों से सुना जाता है। जो आगाध द्वारा उत्पन्न होता है और किसी माध्यम द्वारा व्यक्ति तक पहुँचता है, वही जो मधुर ध्वनि है संगीत में उपयोग की जाती है, इसीलिए आहत नाद ही संगीत का आधार माना गया है। अतः यह स्पष्ट है कि संगीतोपयोगी नाद के लिए उत्पादक, माध्यम और ग्रहणकर्ता, इन तीनों का होना आवश्यक है। ध्वनि का बोध कानों से होता है। कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि कानों से अपने आप कोई ध्वनि या गूंज सुनाई देती हुई सी प्रतीत होती है, किंतु इसका कारण मात्र मस्तिष्क या कान का विकार होता है। ऐसी गूंज की उत्पत्ति में न तो किसी उत्पादक द्रव्य का और न ही किसी माध्यम की सहकारिता होती है। इसीलिए संगीत का संबंध जो है वो सिर्फ आहत नाद से जोड़ा गया है। संगीत के प्राचीन शास्त्रकारों ने भी इसीलिए योग के अनहत नाद को संगीत का आधार नहीं माना है। वे उत्पादक द्रव्य के आघात से उत्पन्न आहत नाद से ही संगीत का उद्भव मानते हैं। तात्पर्य यह है कि संगीत और विज्ञान की परिभाषा में वह भौतिक ध्वनि ही आती है जो किसी भौतिक द्रव्य से उत्पन्न होती है और किसी भौतिक माध्यम के द्वारा गमन करती हुई कानों तक पहुंचती है और फिर ज्ञान तंत्र को छेड़ती है, जिससे कि मस्तिष्क को उसका अनुभव होता है। सामान्य रूप से कान तथा उत्पादक द्रव्य के बीच में वायु रहती है। इसी वायु से ध्वनि का
संचार अथवा गमन होता है। किंतु इसे पूर्णतः ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ वायु से ही ध्वनि का गमन होता है, ऐसा नहीं है। आपको एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि जैसे ट्रेन आने वाली है, आप रेल की जो पटरी है उस पर कान लगा के सुनेंगे तो बहुत दूर से आने वाली जो रेल है उसकी आवाज़ के कंपन भी हमें पटरी पर सुनाई देते हैं। यानी कि ये कोई आवश्यक नहीं कि वायु में ही ध्वनि गमन करेगी। इसी तरह से कहीं तालाब के किनारे आप बैठकर जमे हुए जल के ऊपर एक कंकरी फेंकिए तो अपने आप जो वो जल की तरंगें होती हैं वो जिस स्थान पर कंकर गिरता है उसके चारों तरफ गोला बनाते हुए गमन करना शुरू करती है। ठीक इसी तरह से ध्वनि का गमन होता है। वो ठोस, द्रव्य और गैस कुछ भी हो सकता है। शून्य से भी ध्वनि का संचार संभव हो या नहीं, ये एक साधारण प्रयोग से आपको हम बता सकते हैं। आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। अगर आप एक बड़ी कांच की बोतल लेंगे, उसके साथ में वायु निकलने वाला एक पंप लगा दिया जाए और उसका स्विच बाहर की तरफ रखा जाए और बोतल को इस प्रकार बंद किया जाए कि उसमें हवा ना हो। उसके अंदर एक घंटी रख दी जाए। अब स्विच को आप दबाएंगी तो घंटी अपने आप बजने लगेगी। अब ध्वनि की आवाज़ बाहर सुनाई देगी, किंतु जैसे जैसे उसमें से वायु बाहर निकलती चली जाएगी, ध्वनि की आवाज़ धीमी होती चली जाएगी और एक अवस्था ऐसी भी आएगी जब आपको आँखों से घंटी बजती हुई तो दिखाई देगी, लेकिन कानों से आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ये एक ऐसा उदाहरण है जो कि ये सिद्ध करता है कि बिना माध्यम के ध्वनि का गमन असंभव है। यानी कि आज के हम इस अध्याय में पूर्ण रूप से ये समझ चुके हैं कि ध्वनि क्या है। संक्षेप में कहूँ तो ध्वनि वो जंबिश है जो कानों से सुनाई देती है। फिर ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि आघात से उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपन का परिणाम है अथवा आंदोलन का परिणाम है और ध्वनि का गमन ठोस, द्रव्य और गैस तीनों हो सकते हैं। अब ध्वनि का गमन जिन तरंगों के द्वारा होता है, ठोस, द्रव्य और गैस की, वो गमन किस प्रकार होता है, ये हम अपने अगले व्याख्यान में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान में आप ध्वनि और ध्वनि से संबंधित सभी सिद्धांतों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रश्न कर सकते हैं अथवा मुझसे संपर्क किसी भी तरह कर सकते हैं और अपनी कंसेप्ट क्लियर रखें। हम फिर नेक्स्ट मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।